ओके, सो लेट्स बिगिन। चलो क्वेश्चन शुरू करते हैं। इसके पहले के लेक्चर में हम लोगों ने 10.3 तक के क्वेश्चन देखे थे। अभी एक क्वेश्चन है छोटा सा, एग्जाम्पल नंबर 10.4 इन योर बुक। 3 charges of 2 microcoulomb, 3 microcoulomb and 4 microcoulomb are placed at point A, B and C respectively as shown in the figure A। जो फिगर में शो किया है उस तरह से अपने पास 3 चार्जेस है बच्चों, ठीक है। एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। क्या पूछा है उन्होंने आगे जाके, आपको आगे जाके पूछा है उन्होंने, ओके, डिटरमाइन द फोर्स ऑन ए ड्यू टू अदर चार्ज गिवन ए बी इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। ए से लेके बी तक का जो ये जो डिस्टेंस है ये आपको देख के रखा है 4 सेंटीमीटर, दिस डिस्टेंस इज 4 सेंटीमीटर। बी सी जो डिस्टेंस है वो देख के रखा है 3 सेंटीमीटर। और उन्होंने बोला है कि डिटरमाइन द फोर्स ऑन ए के ऊपर कितना फोर्स है इन दो चार्जेस की वजह से, ठीक है। नाउ ध्यान दो अच्छे बच्चों की तरह, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एक बार आपको क्वेश्चन समझना शुरू हो जाए कि एग्जैक्टली क्या करते हैं, कैसे करते हैं, सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, तो आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना कोई बहुत बड़ी बात है नहीं है। चलेगा बच्चों। नाउ आई विल सजेस्ट वन ऑफ यू टू जस्ट क्लोज द डोर बिकॉज अ टाइम इज ओवर। काय म्हणते बेटा, मी काय एक्सप्लेनच नाही केलं, मी फक्त सांगितलं क्वेश्चन वाचला मी, ओके। अब आस्था का रास्ता हो गया बंद, ठीक है। चलेगा, ध्यान दे रहे हो बच्चों। सुनो, यहाँ पे आप एक चीज को देख सकते हो बड़े आराम से कि ये जो पॉइंट है यहाँ पे एक चार्ज रखा है हम लोगों ने 2 माइक्रोकूलम, पॉइंट बी को एक चार्ज रखा है 3 माइक्रोकूलम, पॉइंट सी को एक चार्ज रखा है 4 माइक्रोकूलम। क्या 3 माइक्रोकूलम का फोर्स 2 माइक्रोकूलम के ऊपर फोर्स लगाएगा? हाँ। बाय द वे दोनों पॉजिटिव है तो कौन सा फोर्स होगा? रिपल्शन वाला। और जो फोर्स होते हैं वो कैसे लगते हैं बच्चों, हम लोग पढ़ चुके हैं, दैट इज एक्ट अलोंग दी लाइन ज्वाइनिंग दिस 2 चार्जेस। तो जो फोर्स है यहाँ पे वो लगेगा कुछ इस डायरेक्शन में, ये फोर्स, राइट, ओके। अब उसके बाद जो दूसरा वाला चार्ज है, क्या है दूसरे वाले चार्ज का नाम बताओ जरा जल्दी से मुझे। यस, ये जो 4 माइक्रोकूलम है, हाँ, ये भी फोर्स लगाएगा 2 माइक्रोकूलम के ऊपर। इसका फोर्स, ये भी चार्ज पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये भी फोर्स क्या रहेगा? रिपल्सिव। और फोर्स अलोंग एक्ट अलोंग द लाइन, तो ये इस डायरेक्शन में लगेगा। अब दोनों इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं तो कॉमन सेंस है दोनों रिपल्सिव फोर्स का कुछ तो टोटल भी आएगा। पहले हम दोनों फोर्स की मैग्नीट्यूड निकालते हैं, बाद में डायरेक्शन को कंसीडर करके टोटल निकालेंगे। चलो मुझे बताओ, अगर आप चाहे तो सिंबल कुछ भी दे सकते हो। यहाँ पे उन्होंने एफ ए बी बार लिखा है, यानी कि फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज प्लेस एट पॉइंट ए ड्यू टू चार्ज प्लेस एट पॉइंट बी। क्या लिखा है बच्चों इसको हम लोगों ने इस सिंबल से। अब यहाँ पे सबसे पहले बुक में करेक्शन देखो, यहाँ पे ऊपर बार लिखना गलत है बरो बच्चों। अगर बुक में भी बार लिखा है तो डेफिनेटली गलत है, क्योंकि यहाँ पे आगे देखो सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखी है। हाँ, तो अगर यहाँ पे खाली मैग्नीट्यूड की बात हो रही तो या तो इन्होंने यहाँ पे मॉड करना चाहिए लाइक दिस, या तो ऊपर एरो करने की जरूरत है नहीं है। चेक करो बुक में भी है ये गलती, और अगर है तो फिर, क्योंकि आगे कहीं पे डायरेक्शन की बात ही नहीं हुई है, तो आपको क्या लिखना चाहिए? सिंपली राइट एफ ए बी, और यू शुड राइट लाइक दिस बार। क्या है फोर्स की मैग्नीट्यूड? 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू जिन दो चार्जेस की बात कर रहे हो वो दो चार्ज। अब एक चार्ज है 2 माइक्रोकूलम, दूसरा चार्ज कितना है बच्चों? 3 माइक्रोकूलम। माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻⁶, तो आपका आएगा 2 × 10⁻⁻⁶ इंटू बोलो 3 × 10⁻⁶ डिवाइडेड बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस देके रखा है आपको 4 सेंटीमीटर। लेकिन मैंने आपको समझा है सेंटी मतलब कितना बच्चों बताओ? -2 मीटर। ये जानते हो, अभी समझाने की जरूरत नहीं बार बार, ओके। इसका भी क्या करना है आपको? स्क्वायर करना है, तो 4 का स्क्वायर करो, ओके, और 10⁻⁻² का भी स्क्वायर करो। 10⁻² का स्क्वायर हो जाएगा -4। एक्चुअली पावर का स्क्वायर करना है ना कि पावर से मल्टीप्लाई करना होता है। अब जरा सिंप्लीफिकेशन आप जिस तरीके से कर सकते हो करो और फाइनल आंसर निकालो, ठीक है। क्या कर सकते हो बाय द वे, इसकी वैल्यू डाल सकते हो। व्हाट इज दैट वैल्यू? 9 × 10⁻⁹। फिर ये 3 × 2 कितना हो गया? 6, या यू में डायरेक्टली डिवाइड, ये 3 × 2 कितना हो गया तुम्हारा? चलो 6 है, ये मैं 16 लिख देता हूँ यहाँ पे। 10 की पावर बताओ, -4 है, ये -6 है, टोटल कितनी हो जाएगी? -4 तो कैंसिल हो जाएगा, -2 हो जाएगी। ऊपर बताओ कितना है? 9 × 6
अच्छा 10⁻⁶ और -6 -12 हो गए, -12 में से -4 गए तो कितने बचेंगे, -8 बचेंगे। तो चलो -8 यहाँ पे बच गए। तो एनीवे 10⁹ 10⁸ हो गया 10, 9 into 6 into 10 is in the numerator, 16 in the denominator, and I will suggest you should do this calculation yourself. Now here it is written 3.7 na 3.37 into 10 or 33.7 Newton. So you got the magnitude of this force. Okay, you got the magnitude of this. 10 से मल्टीप्लाई भी किया ना अंदर, तो 33.7 न्यूटन। ओके, होप दिस कैलकुलेशन इज करेक्ट। ओके, यू कैन चेक इट आउट, एक बार कैलकुलेशन चाहे तो आप लोग चेक कर सकते हो। वैसे अंदाजे से तो लगता है कि सही होंगे। 9 into 6 लिखा है ना, 9 6 कितना होता है, 54 को 16 से डिवाइड करोगे 3.37 ही आएगा, इंटू 10 करोगे। सो दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नाउ देयर इज अनदर चार्ज। व्हाट इज दैट चार्ज विच इज प्लेस एट पॉइंट सी। ये चार्ज जो पॉइंट सी पे रखा है, हमको इस चार्ज के ऊपर टोटल कितना फोर्स लगा रहे वो निकालना है। तो ये जो चार्ज है आपका पॉइंट सी पे रखा हुआ, वो भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगा रिपल्सिव, वो भी इसके ऊपर कौन सा फोर्स लगाएगा, रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। ओके, किसी ने दरवाजा बजाया क्या? ओके, तो यहाँ पे ये जो फोर्स है इन दोनों के बीच का, ये भी निकालना है आपको। इसकी मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, इसका नाम क्या रखते हैं, इसका नाम ऐसे रखो, force acting on charge placed at point A due to charge placed at point C. Okay, and if I want to write in vector form I should make an arrow, otherwise खाली mod करो या खाली FAC इतना ही लिखो। ओके, अब इसके लिए फॉर्मूला क्या आएगा बच्चों, सेम फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है बताओ तो आपका, 1 divided by 4 pi epsilon 0. Further you are going to write this value 9 into 10⁹ into पहला चार्ज जो कि है 2 माइक्रोकूलम 10⁻⁶। दूसरा जो चार्ज रखा है पॉइंट सी पे वो कितना है बच्चों, 4 माइक्रोकूलम, विच इज अगेन 4 into 10⁻⁶ माइक्रो, मतलब 10⁻⁶, डिवाइडेड बाय इन दोनों के बीच का डिस्टेंस विच इज 5 सेंटीमीटर। आप बोलोगे सर कैसे आया 5, दिया तो है नहीं, पर मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों ये 4 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, और आपको पाइथागोरस चाचा का थ्योरम आता है, तो ये 4 होगा, ये 3 होगा, तो ये 5 ही आएगा ना। सॉल्व करके वैसे दिखाया नहीं तो फिर भी चलेगा, और दिखाया तो फिर भी बढ़िया। ओके, तो 5 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, 5 into 10⁻⁻² का स्क्वायर हो जाएगा। करेक्ट बच्चों, तो करो कैलकुलेशन करो। फॉर द दिस वैल्यू इज व्हाट, 9 into 10⁹ ओके, यस 9, 4 2 कितना हो गया 8, 10 की पावर बताओ नीचे, ये तो 5 का स्क्वायर हो गया 25, कौन क्या हो गया किसका, हाँ 10 की पावर -2 का स्क्वायर -4, और ये -12 से -4 गए, कितने बचेंगे -8। ठीक है, फॉर द कितना होगा ऊपर नीचे 10⁻, ये तो हो गया 10, तो 9 into 8 into 10 डिवाइडेड बाय 25। 25 से डिवाइड करना मतलब 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो ज़्यादा सिंपल होगा, जैसे क्योंकि 4 से नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे क्या हो जाएगा 100, तो बहुत सिंपल होता है। 5 से डिवाइड करने के बजाय ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करो, 12.5 से डिवाइड करने के बजाय 8 से मल्टीप्लाई करो, 25 से डिवाइड करने के बजाय 4 से मल्टीप्लाई करो ऊपर नीचे, तो ऊपर 4 से मल्टीप्लाई किया, 9 4 जा कितना होता है 32, 32 into 9 कर लो कितना होता है, हाँ जो भी 8 4 जा 32, हाँ 8 4 जा 32, 32 into 9 कितना होता है 2800, 32 into 9 कुछ 28 श्योर ना, ओके, इंटू 10 डिवाइडेड बाय 25 को मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, तो वो 100 ना, श्योर, 0 0 0 0 कैंसिल, हाँ अच्छा पूरा किया था मल्टीप्लाई, अच्छा ये कब बताओगे मुझे, तो आफ्टर डिवाइडिंग बाय 100 दैट आंसर विल बी 28.8 विच इज हियर। अब दोनों मिल गए, आपको निकालना है फाइनल आंसर जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग है। आपको ये समझना जरूरी बच्चों, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है। ओके, ये दोनों के बीच का एंगल, ओके ये देखो, और ये इसलिए जरूरी है, एक फोर्स को मैंने माना सपोज FAB, एक फोर्स को माना मैंने FAC, और मुझे निकालनी है इन दोनों फोर्सेस की टोटल। ठीक है, तो अगर आपको याद है हमने एक चैप्टर पढ़ा था मैथमेटिकल मेथड्स ऑफ फिजिक्स, उसमें ये वेक्टर था P बार, ये वेक्टर था Q बार, दोनों के बीच में एंगल था थीटा। तो इन दोनों को कंप्लीट करने के बाद बनता है एक पैरेललोग्राम,
इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है वो होता है आपका रिजल्टेंट, और रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या है, R इज इक्वल टू अंडर रूट पी की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, क्यू की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय पी क्यू कॉस ऑफ एंगल थीटा। दिस इज वेरी जनरल फॉर्मूला एक्चुअली, बहुत दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकालने के लिए। तो यहाँ पे P की बजाय मैंने लिखा है फोर्स एक्टिंग ऑन ए ड्यू टू बी, इसके बजाय लिखा है फोर्स एक्टिंग ऑन ए ड्यू टू पॉइंट सी। ओके, और दोनों के बीच का एंगल ये लोग देखो, ये वैसे यहाँ पे है एंगल थीटा, लेकिन हम लोग अपोजिट एंगल कहें तो ये इक्वली होगा। तो यहाँ पे मेरा जो रिजल्टेंट का फॉर्मूला है, टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज ए से एफ ए इज इक्वल टू, बोलो क्या आएगा, एफ ए बी का स्क्वायर प्लस बोलो एफ ए सी का स्क्वायर प्लस बोलो 2 टाइम एफ ए बी इंटू एफ ए सी इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन ए एंड बी दैट इज थीटा। ओके, क्या इसमें किसी को कोई तकलीफ है? श्योर नहीं है। एफ ए बी कितना है जो पढ़े, कितना है बेटा ये वैल्यू 33.7, उसका स्क्वायर, दूसरा कितना है 28.8, उसका स्क्वायर प्लस 2 टाइम बोलो 37.7 इंटू, अच्छा 33.7 28 पॉइंट कितना 8 इंटू कॉस थीटा की वैल्यू आप डायग्राम से देख के बता सकते हो। व्हाट इज कॉस, अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, अपोजिट 3 है, हाइपोटेनियस 5 है, सो 3 डिवाइडेड बाय 5। ओके, आफ्टर पुटिंग दिस वैल्यू नाउ दिस इज एक्चुअली, अगर देखा जाए तो ये काफी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे एंगल लिखा है लेकिन लिखने की जरूरत नहीं थी। हाँ, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस होता है कभी कभी, बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती। तो दैट इज नॉट 3 अपॉन, दैट इज 4 अपॉन। ऐसा भी मैंने काफी गंदा लिखा था, वो क्या लिखा था दिख भी नहीं रहा है। हाँ बोलो, अच्छा तुमको दिख रहा है, तो 4 डिवाइडेड बाय 5। नाउ हियर नॉट, नो नीड टू कन्वर्ट द यूनिट, इधर इट इन सेंटीमीटर मीटर, फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज एनीवे यस इट इज रेशियो, तो रेशियो में वो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। नाउ डूइंग दिस कैलकुलेशन इज एक्चुअली अ टफ टास्क। ओके, अच्छा खासा, तो आपको इस नंबर का स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इनकी मल्टीप्लिकेशन, अच्छी खासी मेहनत है, बट ओके मेहनत तो बनती है, तो आप करोगे मेहनत और आंसर निकालोगे। ये कैलकुलेशन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ 59.3, और मुझे पता है कि कैलकुलेशन इसके इतने आसान है नहीं। डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्सेस 36.87 डिग्री नॉर्थ ऑफ द वेस्ट। ये जो लिखा है इन्होंने, ये इन्होंने डायरेक्ट कैसे लिख दिया, ये डायरेक्ट नहीं लिखना चाहिए था। क्या लिखा है, दैट इज करेक्ट एक्चुअली। ये जो लिखा है ये शायद पुराने बुक से कॉपी किया हुआ है, क्योंकि पुराने बुक में करेक्शन था। ठीक है, चलो वो भी मैं लिख के देता हूँ। अब सवाल उठता है, सर ये एंगल कैसे निकाले। अब ये देखो, ये तुम्हारा एक फोर्स है, मान लो ये तुम्हारा दूसरा फोर्स। लेट मी ड्रॉ द डायग्राम लाइक दिस, जो है वो निकाली मैंने। दिस इज फोर्स एक्टिंग ऑन, ये जो है इसको हम लोग लिखते हैं ए सी, फोर्स एक्टिंग ऑन ए ड्यू टू सी। दिस इज फोर्स एक्टिंग ऑन ए ड्यू टू बी। करेक्ट बच्चों। अगर मैं पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लूँ लाइक दिस, और फिर इन दोनों का डायगोनल निकालो, तो ये है आपका रिजल्टेंट। कैन यू सी दिस? पक्का देखो, ये डायग्राम नीचे लिखा है यहाँ पे। ओके, फोर्स ऑन ए सी, फोर्स ऑन ए बी। अब सवाल उठता है कि ये जो रिजल्टेंट है इसने किया हुआ ये एंगल कितना है, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, और ये भी इजी कैलकुलेशन नहीं है। और इन दोनों के बीच का ये जो टोटल एंगल है, इस एंगल को मैं मानता हूं, मान लो बच्चों थीटा। ये जो पूरा एंगल है इन दोनों के बीच में, उनको क्या माना मैंने, थीटा। कौन बंदा मुझे बताएगा ये फॉर्मूला निकालने का, फॉर्मूला जो हम लोग पढ़ चुके हैं उसी चैप्टर में से, एंगल अल्फा इज इक्वल टू, क्या है फॉर्मूला इसका, tan इनवर्स, यस, साइन अपॉन कॉस लिखते हैं अपन सीधा। तो पहला तो आएगा साइन ऑफ दिस एंगल थीटा डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ दिस एंगल थीटा। यस, मतलब जो एंगल तुम, ये एंगल तुमको निकालना है, जो उसके बाजू वाला है उसको नहीं लेते, उसके अलावा जो है उसको लेते। यस राइट।
तो जो उसके अलावा है वो कौन है, एफ ए सी, वो मल्टीप्लाई करेगा ऊपर नीचे, और एडिशन में वो एंगल रहेगा जिसके साथ का एंगल तुमने लिया है, सो एफ ए बी। डन, बोल बड़ा। विचारलंय हा असं हो, येस। सीटी मध्ये तर हमखास विचारला जाईल, एक वेळेस बोर्डाला तरी थोड़ा कम ही डाउट है, क्योंकि सीटी में इसके कैलकुलेशन करने के शॉर्ट ट्रिक्स होते हैं, अंदाजे से आंसर निकाल सकते हैं, देर आर सेवरल वेज। अब अगली स्टेप में क्या करोगे तुम लोग, कुछ नहीं, यू आर गोइंग टू पुट दिस वैल्यू एफ ए सी, फोर्स एक्टिंग ऑन ए ड्यू टू सी। ओके, आप एक काम करके चाहे तो देखना, यहाँ पे भले वो किया नहीं है, कौन सा बच्चों, ये जो नंबर्स है ना, इंस्टेड ऑफ टेकिंग देम इनटू रेशियोज, ट्राई देम इन फ्रैक्शन। लेकिन मुझे नहीं लगता उससे भी बहुत कुछ फर्क पड़ेगा। जस्ट कीप दिस नंबर इन फ्रैक्शन, डोंट डिवाइड। मे बी इट इज पॉसिबल कि उस केस में शायद कैलकुलेशन थोड़े इजी हो, मे बी। फाइनल आंसर कैसे क्या आ रहा है भाई, दो इसका 59.3 नहीं, इतना भी फर्क नहीं पड़ेगा, करना ही पड़ेगा मेहनत तुमको। तो नाउ पुट दिस वैल्यूज, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ ए सी, चार्ज ऑन, ये कितना था 28.8। साइन थीटा की वैल्यू डायग्राम में देख के बता सकते हो, अपोजिट अपॉन, दैट इज सिंपली 3/5, बराबर है कि नहीं। ये एफ ए बी कितना है तुम्हारा 33.7 प्लस बोलो वापस कितना है तुम्हारा 28.8 इंटू, that is 4/5. Okay, now doing this calculation is not very difficult task, but after that सिंप्लीफिकेशन करना है। सिंप्लीफिकेशन देखो, ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर लोगे मान लो आप, तो ऊपर जैसे 5 से मल्टीप्लाई होगा, ऊपर क्या बचेगा आपके पास, tan इनवर्स 28.8 इंटू 3, नीचे इसको 5 से मल्टीप्लाई करो, 33.5 इंटू 5 करो मल्टीप्लिकेशन, फटाफट फटाफट बताओ। 178.5 प्लस यहाँ पे 5 कैंसिल हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, एक काम करो मल्टीप्लाई कर ही लो 4 को इससे, 28.8 इंटू 4, प्रॉपर करना और पेन बुक लेके करना होता है बेटा, समझा। अब कोई ऐसा तलवार चला के देख रहा है, किसी को तलवार चला रहा है, हर 1 घंटा उसको देख रहा है, कोई बंदा तलवार चला देख रहा है ऐसा, तो वो तलवार चैंपियन बनेगा। 115 पॉइंट, ऊपर भी मल्टीप्लिकेशन जो है 28.8 इंटू 3 करो और आंसर बताओ। 28.3 इंटू 3, 28.3। अरे इतना कितना बड़ा कैसे आएगा दीदी, 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो खाली, 100 के आजू बाजू में आएगा, 100 से भी लेस आएगा, 86.4। थोड़ा सा विचार करना, 28 × 3 करते हैं फक्त तू, ठीक है। चलो नीचे वाला एडिशन करो जल्दी से, 178.5 प्लस 115.2, 293.7। अब एक डिवीजन करो, अब ऑफ कोर्स यहाँ पे ये डिवीजन आप डायरेक्ट ही करने वाले हो, लेकिन जब तुम्हें लॉग टेबल आएगा तो तुम्हें ये डिवीजन करने के लिए लॉग का यूज करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे पास कोई चॉइस ही नहीं है। अंत बड़ा लॉग मतलब समजेल मी प्रॅक्टिस करून घेतो, चेचिंग घेऊ नका, बोल बाळा। सिटी मध्ये नाही देत, नीटला नाही, जेईला नाही, लॉग टेबल फक्त बोर्डाला देतात। चलो डिवीजन करो, 86.4 डिवाइडेड बाय 293.7, थोड़ा सा फास्ट करो रे बच्चा, तुम बहुत स्लो कैलकुलेशन करते ही। हुआ क्या, तुमने कैलकुलेशन किया क्या, लवकर लवकर करो ना।
हम्म, हो गया। 0.2। लॉक टेबल वरती करा, चला जसं मोबाईल नाही काढा, चला मोबाईल काढा, मोबाईल वगैरे अजून काही सांगू शकतो मी तुम्हाला, करो मोबाइल से बताओ मेरे को। 86.4 डिवाइडेड बाय 293.7। अभी ठीक ही कर रहे हो, लेकिन बाद में तुम्हें लॉक सीखना पड़ेगा। 0.2941 काय आहे त्याच्यानंतर पाचवा पुढचं फिफ्थ नंबर काय? इसके आगे 7 है ना, मतलब इसमें ऐड करके 2 कर लोगे, ठीक है। दिस इज इक्वल। अब देखो, अरे देखो ना, 0.2942 इसको लॉग टेबल से कैसे देखते हैं उसको समझो। इसे इसके लिए तुम्हें एक टेबल की जरूरत पड़ेगी जिसको कहते हैं नेचुरल कोसाइन है, नेचुरल कोसाइन है, जो नेचुरल टेंजेंट चाहिए, नेचुरल कोसाइन, नेचुरल टेंजेंट। नेचुरल टेंजेंट का टेबल तुम्हें ढूंढना पड़ता है, तुम्हारे लॉग टेबल में ये नेचुरल टेंजेंट नाम का टेबल आता है। टाइटल पढ़ना पड़ेगा तुम्हें सबसे पहले उसका, क्या टाइटल है इसका? नेचुरल टेंजेंट। अब जो नंबर है, क्या नंबर है बताओ तो? 0 पॉइंट, जल्दी बोलो, 1 मिनट, हाँ हाँ, 0.29, 0.2 एंड 9। क्या नाम है तुम्हारा? 0 पॉइंट नंबर क्या है? 0.29 कितना है? 42, ठीक है। तो 0.2942 के आजू बाजू वाला नंबर देखना है पहले तो आपको। इसके इससे एक्चुअली, हाँ, इससे एक्चुअली ये जो नंबर तुमको दिया है, इससे एग्जैक्टली ये नंबर नहीं मिलेगा, लेकिन कोई तो 2 नंबर का एडिशन ही आएगा, तो इससे थोड़ा छोटा वाला भी ढूंढते हो तो फिर भी चलेगा। 0.92 कोई दिख रहा है तुमको कहीं पे? 0.2943 किधर दिख रहा है? 0.943 दिख रहा है, और ये 2 दिख रहे हैं, लेकिन मैंने बोला छोटा वाला चाहिए, तो छोटा वाला देख लेते हैं। 0 पॉइंट कितना है तुम्हारा? 0.2924, लेकिन हमको चाहिए 42, और हमको मिला क्या? 0.2924 मिला। कितने का अंतर है बच्चों दोनों में? जो तुमको चाहिए वो ये है, जो तुमको दिख रहा है वो ये है। कितना डिफरेंस है दोनों में? कितना? 18 का डिफरेंस है। ठीक है, एग्जैक्ट ये नंबर आगे पीछे चलता है थोड़ा सा, उससे फर्क नहीं पड़ता। चलो 18, 17, 18 का डिफरेंस है, तो फिर इधर आने का मेन डिफरेंस में 17, 18 ढूंढने के एग्जैक्टली मिलेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन आजू बाजू को कोई भी नंबर ढूंढो, देखो 16 मिल रहा है। अब ये जो नंबर है ये कहाँ पे दिख रहा है तुमको? ये 16 डिग्री में है। फिर उसके बाद ये कितने मिनट है, इसके लिए आपको थोड़ा ऊपर जाके देखना पड़ेगा कि ये जो टेबल तुम ढूंढ रहे हो उसमें ये टाइटल में कौन कौन सा मिनट लिख के रखा है। कैन यू सी दिस? क्या मिनट है बच्चों ऊपर? यहाँ पे 18 मिनट है और यहाँ पे 5 मिनट है। 18 और 5 कितने हुए? 23। तो ये 16 डिग्री, और 16 डिग्री के बाद ये 18 और 5 कितने हुए आपके? 23। तो 16 डिग्री एंड 23 मिनट, इट इज योर आंसर। यानी कि इस एंगल का ये वैल्यू है। कितना मिनट दिया है बुक में? हाँ तो ठीक है, अपन ने डिग्री और मिनट में लिखा है, अपन लॉक टेबल से वही लिख सकते हैं। तो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर, हाँ, लॉक टेबल। नहीं, अभी अपने को इस चैप्टर को पहले खत्म करने दो ना, तो बड़ा
अजून 4-5 दिवस लागतील. हां, हो का बरं? चलो. ए अरे काय तुम्हाला काय लाजा बिजा? उद्या काय आहे? एक्स्ट्रा लेक्चर. तुमचं झालं का सगळं? गप्पा मारून झाल्या का? ओके, थैंक यू. चलो आगे सुनते. अगला जो टॉपिक है बच्चों, टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड. क्या है टॉपिक का नाम? इलेक्ट्रिक फील्ड. इस टॉपिक को समझते बहुत काम का टॉपिक है. चलेगा? एक क्वेश्चन सॉल्व किया अब तक हमने सिर्फ, जब से आए तब से. तो जरा इज्जत से ध्यान देना, बहुत काम का टॉपिक है. इस चैप्टर में ये टॉपिक जितना इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा शायद ही कोई टॉपिक इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ओके, बिकॉज यहाँ से आगे आप लोग इस चीज़ को बहुत जगह पे रिप्लिका करने वाले हो. तो मैं आपको कहूँगा कि ज़रा ध्यान देना शुरू करो और सब कुछ बंद कर दो बच्चों. जो भी कर रहे हो सारी एक्टिविटी बंद करो. देखो अपना ये जो पूरा यूनिवर्स है, यहाँ पे 3 लोग हैं जो अपने यूनिवर्स को एक तरह से फॉर्म करते हैं. एक है मास, एक है चार्ज, टिपिकली एट रेस्ट. ओके, और एक है तुम्हारा बार मैग्नेट. इत्तेफाक से जो बार मैग्नेट करता है वही काम चार्ज इन यूनिफॉर्म मोशन भी करता है. तो तुम चार्ज एट रेस्ट एंड चार्ज इन यूनिफॉर्म मोशन ऐसा भी बोल सकते हो, ठीक है बच्चों. या फिर तुम ये भी बोल सकते हो कि एक बार मैग्नेट है. अब जैसे ये कोई वजन है, फॉर एग्जाम्पल अर्थ, या मान लो ये कोई चार्ज है, फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉन, या मान लो ये कोई बार मैग्नेट है, समथिंग लाइक दिस, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. इनके आजू बाजू में एक सर्टन स्पेस होता है जहां पे इनकी फुल दादागिरी चलती है. उनके एरिया में किसी ने एंट्री किया, रे किया, मतलब वो उसी के एरिया में उसी के जैसा कोई, तो अर्थ के बाजू में कोई मास आ गया, इलेक्ट्रॉन के बाजू में दूसरा कोई इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन आ गया, या चार्ज आ गया, चार्ज पार्टिकल, या बार मैग्नेट के बाजू में दूसरा कोई बार मैग्नेट या मैग्नेट की तरह मटेरियल आ गया, तो उसको ये छोड़ते नहीं है. या तो उसको प्यार से पास बुलाएंगे, उनका दोस्त है तो, या लात मार के भगा देंगे, दुश्मन है तो. एक स्पेस इसके अराउंड होता है लाइक दिस. चार्ज के बाजू में होता है लाइक दिस, बार मैग्नेट के बाजू में भी होता है समथिंग लाइक दिस. ये जो स्पेस है जहाँ पे इसकी फुल दादागिरी चलती है, अर्थ के आजू बाजू में या हर हेवी मास के आजू बाजू में, इनफैक्ट हर मास के आजू बाजू में एक स्पेस होता है, उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड. क्या बोलते हैं बच्चों उसको? हर चार्ज के आजू बाजू में उसकी दादागिरी चलने वाला एरिया होता है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड. क्या बोलते हैं उसको? इलेक्ट्रिक फील्ड. और हर मैग्नेट के बाजू में एक स्पेस होता है जहाँ पे उसकी दादागिरी चलती है, जिसको बोलते हैं अपन मैग्नेटिक फील्ड. बराबर है कि नहीं? जैसे किसी राजा का राज्य होता है, किंग एंड हिज किंगडम, उसी तरह से अर्थ के आजू बाजू में कोई दूसरा मास आ गया, अर्थ उसको छोड़ती नहीं है, अर्थ उस मास को खींच लेती है अपने ओर. तो किधर किधर जा रहा है, तो चल आ इधर. तो कभी कभी अच्छा होता है, ऐसा जरूरी नहीं है. अर्थ के इसी हट की वजह से अर्थ ने अपने कितने तो बच्चे एक जमाने में थे, डायनासोर, सबका काम तमाम कर डाला. वो कॉमेट जो था वो डायरेक्ट अर्थ की ओर शायद गिरता नहीं, मे भी बाजू से चला जाता, अगर अर्थ उसको अट्रैक्ट नहीं करती तो. अर्थ चुपचाप बैठती, अच्छा कॉमेट है क्या, चला जा बेटा चला जा. लेकिन जैसे वो मान लो कहाँ से आया, कहीं से आया, लाइक दिस, अर्थ की फील्ड में जा रहा था, अर्थ ने खींच लिया अपनी ओर, कर दिया सत्यानाश. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ओ प्यारे बच्चे, अदरवाइज इतना प्रिसाइसली हिट नहीं करता, बहुत बड़ा स्पेस है तो आजू बाजू से निकल जाता. लेकिन अर्थ की ग्रेविटी में एंटर किया तो अर्थ ने खुद ही खींच लिया. बराबर कि नहीं? आ बेल मुझे मार, समथिंग लाइक दैट. समझा? मतलब अर्थ ऐसा थोड़ी बोलेगी, अर्थ बोलेगी आ कॉमेट मुझ पे गिर, मेरे बच्चों को मार. अर्थ के ऊपर तुम मैं सारे अर्थ के बच्चे तो हैं, अपन बोलते हैं ना धरती माँ. तो मेरे प्यारे बच्चों, अपनी माँ का आजू बाजू में एक एरिया है
जिसमें उसकी दादागिरी चलती है, क्या बोलते हैं उसको, ग्रेविटेशनल फील्ड। आइडियली देखा जाए तो इसकी कोई बाउंड्री नहीं है, ये 2 किलोमीटर 10 किलोमीटर 50 किलोमीटर अर्थ के सरफेस से ना। इसका शेप देखा जाए तो अर्थ का शेप जैसे है उसी शेप से ये दिखेगा, लगभग स्पेरिकल, बराबर है। लेकिन ये जो स्पेस है ये कुछ डिस्टेंस तक बहुत इफेक्टिव है, जैसे जैसे दूर जाओगे उसका इफेक्टिवनेस कम होता जाएगा। तुम कोई चीज करीब लाओगे अर्थ बड़ा स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगी, कोई चीज दूर है उसको अट्रैक्ट करने की एबिलिटी अर्थ की थोड़ी कम हो जाएगी, कोई चीज बहुत ही दूर है तो शायद ही अर्थ उसको बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर पाए, उसकी अट्रैक्शन की एबिलिटी और भी कम हो जाएगी। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? जितना करीब उतना स्ट्रांग, जितना दूर उतना अट्रैक्शन कम। ये जो फील्ड है, वापस बोल रहा हूँ, इसकी कोई बाउंड्री है ही नहीं, इनफाइनाइट डिस्टेंस तक होता है, लेकिन सर्टन डिस्टेंस तक इफेक्टिव होता है, उसके बाद इसका इफेक्ट खत्म होता है, लगभग नहीं होता। उसी तरह से इलेक्ट्रॉन के आजू बाजू में भी स्पेस है, अगेन लगभग स्पेरिकल। मैग्नेट के आजू बाजू में भी है, इसका शेप थोड़ा डिफरेंट होता है। तो इन तीनों को समझ में आ गया तुमको, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है बच्चों। अब होता क्या है, तुमने कोई चार्ज इसके एरिया में लाया, यहाँ पे क्यू, कोई दूसरा नन्ना मुन्ना मैग्नेट इसके एरिया में लाया या एनी मैग्नेटिक मटेरियल, यहाँ पे कोई मास लाया तुमने 2 4 5 किलो से स्मॉल एम, तो क्या होगा, अपना ग्रेविटेशनल फील्ड वाला अपना अर्थ उसको खींचेगा, अट्रैक्शन वाला फोर्स लगाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो डिपेंड है, चार्ज पॉजिटिव होगा नेगेटिव के बाजू में जाएगा, यानी कि अनलाइक चार्ज होगा तो अट्रैक्ट करेगा, लाइक चार्ज होगा तो रिपेल करेगा। उसी तरह से बाहर मैग्नेट, नॉर्थ पोल नॉर्थ की बाजू में लेके जाओगे तो रिपेल करेगा, साउथ लेके जाएंगे तो बोलेगा आई जो पधारो हमारे देश, मतलब उसको बुला लेगा प्यार से। लेकिन सवाल यही उठता है कि जब तुम दूसरे राजा के राज्य में जाओगे तो तुम्हारे साथ क्या होगा। इमेजिन करो कोई राजा है, उसका राज्य, और तुम उस राजा के राज्य में जाके बोल रहे हो कि मेरा प्लान चल रहा है इस राजा को, और अपन ही बैठ जाएगा गद्दी पे, तो तुम्हारा क्या होगा, तो तुमको बड़ा पीटेगा कुत्ते की तरह, बरोबर है कि नहीं। अब ऐसे केस में तुम एक सवाल तो उसको पूछ ही सकते हो कि सर काय भाव मारता तुम्ही, म्हणजे तुमचा मारण्याचा भाव काय है, तो बोलेंगे सर मतलब क्या। तो जैसे तुम दुकान में जाते हो, मान लो तुमको शक्कर खरीदना है, तो तुम्हारा पहला सवाल क्या होता है दुकानदार को, काका साखर काय भाव दिली, थोडक्यात तुम्ही काकांना विचारतात काका 1 किलो साखरेचे पैसे किती, बरोबर है कि नहीं। तो यहाँ पे भी तुम इसको क्वेश्चन पूछोगे कि सर जी अगर यहाँ पे मैं 1 किलो वजन लेके आऊँ, कितना वजन, 1 किलो वजन, तो तुम उसके ऊपर कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाओगे। अर्थ खाली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाती है ना। यहाँ पे क्वेश्चन पूछोगे सर मैं 1 कूलम चार्ज लेके आऊँ तो उसके ऊपर कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर रिपल्शन लगेगा। यहाँ पे भी क्वेश्चन पूछोगे मैं एक बार मैग्नेट की, बार मैग्नेट गिनते हैं ना किसमें, जैसे मास किस में गिनते हैं, सॉरी ग्रेविटेशन में मास किलो में गिनते हैं, राइट। इलेक्ट्रिक चार्ज में गिनते हैं ना, इलेक्ट्रिसिटी को चार्ज कूलम में गिनते हैं, वैसे बार मैग्नेट को पोल की स्ट्रेंथ में गिनते हैं, पोल स्ट्रेंथ। तो तुमने यहाँ पे कहा कि एक पोल स्ट्रेंथ, वैसे उसका यूनिट एम्पियर मीटर है, लेके आए तो इसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा। पोल की स्ट्रेंथ QM इस सिंबल से रिप्रेजेंट की जाती है। पोल, बार मैग्नेट का पोल जो होता है नॉर्थ पोल साउथ पोल, उसकी स्ट्रेंथ, खींचने की एबिलिटी। तो यहाँ पे ऐसे सवाल तो बनते ही है, बराबर है कि नहीं। अब यहाँ पे एक मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ की तुमको भाव पता करना है की आता दुसऱ्याच्या राज्यात गेलो तो आपल्याला देणारच, मग तुम्ही त्याला विचारू शकतात काय भाव देतात सर तुम्ही, फटके, बरोबर आहे की नाही। मी तुम्हाला कळालं की असा अमुक तमुक राजा आहे, त्याच्या राज्यात गेलो की तो देऊन टाकतो एकदम मस्त पद्धतशीर। चलो थोड़ी देर के लिए एक मान लो कि ये है तुम्हारा रॉकी भाई, जानते हो रॉकी भाई, KGF देखा है 1 2, नहीं देखा है, चलो कोई बात नहीं। चलो पुष्पा है, मरेंगे अभी, पुष्पा तो भी नहीं देखा, वो ऐसा ऐसा वाला इंसान है, हाँ बस वही वही। अब तुम पुष्पा के एरिया में जाएंगे और ऊपर पुष्पा से पंगा लेंगे तो पुष्पा तुमको देंगा नहीं, कहा है कि नहीं, पुष्पा देंगा, कितनी बारी बात है। तो कितना क्या भाव दिया तुम्हारा सवाल ही क्या होगा, सर क्या भाव दिया तुमने फटके, बराबर है। अब चलो मान लो एक जनरल क्वेश्चन पूछता हूं, तुम 1 किलो वजन किसी प्लैनेट से या किसी भी बड़े ह्यूज मास के बाजू में लेके गए, कॉमन सेंस है, ह्यूज मास के बाजू में लेके गए तो उसको अट्रैक्ट करेगा।
अब 1 किलो वजन को अट्रैक्ट करने के लिए वो कितना फोर्स लगाएगा ये मुझे पता करना था, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने थोड़ा शाना था, मैं 10 किलो वजन को लेके गया। 10 किलो वजन के ऊपर मैंने देखा 30 न्यूटन फोर्स लगा। 10 किलो के ऊपर कितना फोर्स लगा बच्चों? 30। तो फोर्थ स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स 1 किलो के ऊपर कितना? बताओ 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 बताओ। 3। 1 किलो के ऊपर 3 फोर्स लगा ना, तो यहाँ पे भाव कैसे आया तुम्हारा? टोटल फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। तो टोटल फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। समझा क्या? क्या तुम एनालॉजी से बाकी के दोनों के लिए फॉर्मूले बता सकते हो? बताओ, बताई जो, बताई जो। नाइस। यहाँ पे क्या होगा? टोटल चार्ज जो तुम लेके आए वो वाला, उसको जनरली Q0 लिखते हैं, पर कि नहीं, फोर्स अपॉन चार्ज भी कुछ भी लिखते हो, फोर्स डिवाइडेड बाय Q0, बराबर ना। यहाँ पे फोर्स अपॉन मास, यहाँ पे फोर्स अपॉन चार्ज। यहाँ पे क्या लिखोगे? फोर्स डिवाइडेड बाय पोल की ताकत, पोल स्ट्रेंथ। अबे हाँ या ना? क्या ये क्वांटिटी जो भी मिलेगा ये तुम्हारा भाव ही है? म्हणजे आता तुम्हाला कळलं काय भाव देतात? देतात म्हणजे असं वाला देतात, बरं कि नहीं। तुम मैग्नेटिक फील्ड में जाओगे तो वहां पे भी देंगे, और तो तुमको खींच लेंगे नीचे, या किसी भी मास के बाजू में जाओगे तो खींच लेगा। तुम मैग्नेटिक फील्ड में जाओगे तो बाहर मैग्नेट खींच लेगा। तुम इलेक्ट्रिक फील्ड में जाओगे तो वहां पे भी तुम्हारे साथ ये होगा, अट्रैक्शन रिपल्शन दोनों भी हो सकते हैं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक के केस में। तो क्या भाव दिया? ये तुमको मिला। अब भैया इसका नाम भी तो रखना पड़ेगा। जैसे आपण काय बोलतोय, साखरेचा भाव काय आहे, आपल्याला त्याला विचारायची गरजच पडत नाही 1 किलो। आणि जेव्हा आपण साखर घेतो त्याच्यानंतर परत प्रश्न विचारतो, काका किती रुपये झाले? आता तुम्ही म्हणाल सर हे दोघं वेगवेगळे आहेत। हो, भाव फिक्स है 50 रुपये किलो, पर कितना पैसा देना पड़ेगा ये डिपेंड है तुमने कितना शक्कर लिया उसके ऊपर। आता 50 रुपये किलो साखर असताना सुद्धा कोणीतरी एखादा स्टाईलमध्ये म्हणेल लोकांना महाग पडते सायकल, मी तर 5 रुपयातच घेऊन आलो। आता त्याने 100 ग्रामच आणली आजच्या चहा पुरती। काय बोलतोय मी, कळतंय का? मेरे को कहना क्या है कि इट्स नॉट अबाउट द रेट, इट्स अबाउट द क्वांटिटी। तो ये समझा सबको? इनके कुछ तो नाम रखने पड़ेंगे, तो इसके नाम रखे बच्चों। इसका नाम रखा हम लोगों ने, ये स्पेस का नाम है ग्रेविटेशनल फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। इस फिजिकल क्वांटिटी के भी नाम रखे। इस फिजिकल क्वांटिटी का नाम रखा है हम लोगों ने ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी। क्या नाम रखा बच्चों? ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी। इस फिजिकल क्वांटिटी का नाम रखा हम लोगों ने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। क्या नाम रखा इसका? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। कुछ बुक में तुम्हें इसको ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ऐसा भी लिखा हुआ मिलेगा, इसका भी नाम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऐसा भी लिखा हुआ मिलेगा, और इसका नाम रखा है हम लोगों ने मैग्नेटिक इंडक्शन। इसका नाम थोड़ा अलग रखा है, समझा क्या? बच्चों इसका नाम क्या रखा अपन ने? मैग्नेटिक इंडक्शन। सिंबल भी देने पड़ेंगे। मैग्नेटिक इंडक्शन को सिंबल दिया बी, यूनिवर्सल सिंबल है, 2 साल भी ये लिखेंगे इसको। इसका नाम रखा हम लोगों ने ई, ये भी 2 साल कैपिटल ई जब भी इलेक्ट्रिक में आएगा वो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है। इसका सिंबल तुम जानते हो लेकिन तुमको याद नहीं है, इसका सिंबल है जी। और इसका दूसरा नाम तुम जानते हो, एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ज्याला डाऊट आहे यम इकडे आना, अर्थने लावलेला फोर्स mg। क्या बेटा, कब लिया था, कौन से चैप्टर में? हाँ, ग्रेविटेशन में भी पढ़ाया होगा मैंने। जब मैं ग्रेविटेशन में ये टॉपिक पढ़ाता हूँ तब भी तीनों बताता हूँ, जब इलेक्ट्रिक में पढ़ाता हूँ तब भी तीनों पढ़ाता हूँ, जब मैग्नेटिक में बताता हूँ तब भी तीनों पढ़ाता हूँ, ताकि रिवाइज होए। तुमको एनालॉजी आना जरुरी आहे। प्रॉब्लेम काय माहिती आहे का, आपण एनालॉजी नाही शिकत नाही। मग जेव्हा मी इलेक्ट्रिक डायपोल मुवमेंट शिकवणार त्या काट्याला मॅग्नेटिक डायपोल मुवमेंट परत सगळं सांगायला लागणार। ज्याचं डोकं काम करतो त्याला कळतं अरे इलेक्ट्रिक डायपोल मुवमेंट असं, मग मैग्नेटिक डायपोल मुवमेंट सेम टू सेम। कळलं? ये समझा बच्चों? किसी को डाउट है? ये तीनों सिंबल, तीनों फॉर्मूले जानते हो तुम लोग? अच्छा, इन क्वांटिटीज को अगर गौर से देखो तो इनको डायरेक्शन है, क्योंकि फोर्स को डायरेक्शन है तो इनके ऊपर तुम ऐसा एरो भी कर सकते हो। तो दिस आर बेसिक डेफिनेशन। समझा सबको? अब इस चीज में एक और चीज ऐड करनी पड़ेगी कि जो तुम लेके जा रहे हो, ये टेस्ट वाला मास, ये टेस्ट वाला चार्ज, बराबर कि नहीं, और यहाँ पे टेस्ट वाला बार मैग्नेट। कैन यू सी दिस ऑल थ्री? ये जो तीनों की मैं बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस टेस्ट मास, टेस्ट चार्ज एंड टेस्ट मैग्नेट। ये टेस्ट वर्ड इनके साथ जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये ओरिजिनल के कंपेयर में बहुत छोटे हैं। अब तुम जिस राजा के राज्य में जा रहे हो, बराबर है कि नहीं,
वो राजा खुद बहुत, मतलब जिसके भी राज्य में तुम जा रहे हो वो राजा के कंपेयर में तुम बड़े निग्लेजिबल होने चाहिए। वरना तुम्हें इमेजिन करो, तुम्हें टेस्ट करना था कि कोई भी एक एग्जांपल ले लो, तुम्हें टेस्ट करना था कि नॉर्थ कोरिया का जो किंग है, शुंग फुंग फुंग वांग फुंग फुंग कुछ तो नाम है उसका, किम जोंग फुंग, ओके वट एवर, मे बी, मैं इधर कुछ भी बोल सकता हूँ ना, इधर उसकी फील्ड इंटेंसिटी बहुत कम है, उसके एरिया में जाके नहीं बोल सकता, वहाँ पे जाओगा तो फिर आप बोलोगे लोगों को हमारे एक फिजिक्स के सर थे बराबर है कि नहीं? तो उसके एरिया में जाके थोड़ा ही बोलेगा, मैं इतना दूर, उसकी फील्ड इंटेंसिटी कम ना, पर उसकी फील्ड से बाहर है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं तुमको ये पूछूं कि उसके एरिया में कोई बाहर से आया, उसकी एबिलिटी चेक करने को, तो जो चेक करने को आया उसके सामने बड़ा कमजोर होना चाहिए। अब इमेजिन करो उसके बाजू में गया कोई बड़े देश का प्राइम मिनिस्टर, लाइक नरेंद्र मोदी या फिर वो जो बाइडन सपोज, तो क्या जो बाइडन के ऊपर वो उतना ही फोर्स लगाएगा? बिल्कुल नहीं। वो जो बाइडन कुछ भी बोलेगा फिर भी सह लेगा, उसको पता है ये अकेला इंसान थोड़ी है, अब इसको मैं मारूं तो उसके बाद कितने आएंगे बराबर कि नहीं? लेकिन अपन जाएंगे तो उसको पता है कोई नहीं आने वाला समझा? तो टेस्ट, व्हेन आई से टेस्ट, इट मस्ट बी वेरी वेरी स्मॉल कंपेयरिंग विद द ओरिजिनल। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों? तो सिंपल सा रीजन है बच्चों, तुम जो मास यहाँ पे लेके जा रहे हो, तुम जो छोटा चार्ज यहाँ पे लेके जा रहे हो, तुम जो बार मैग्नेट यहाँ पे लेके जा रहे हो, भूलो मत उनकी खुद की भी फील्ड है, उनकी भी फील्ड है ना खुद की। तो अपनी फील्ड, उनकी फील्ड ओरिजिनल फील्ड को डिस्टर्ब ना कर सके इतनी छोटी होनी चाहिए, समझा? तो तुमको ये तीनों क्वांटिटी समझी। यहाँ पे हमारे इस चैप्टर में पर्टिकुलरली वी विल डिस्कस दिस, ओके, वी हैव डिस्कस दिस इन द प्रीवियस चैप्टर, ओके। तो यहाँ पे क्या डिस्कस करने वाले अपन बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब कभी कभी कन्वीनियंसी के लिए यहाँ पे देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड में किसको बोल रहा हूँ, जल्दी से बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड में किसको बोल रहा हूँ? इस स्पेस को, इस जगह को बोल रहा हूँ। ग्रेविटेशनल फील्ड में किसको बोल रहा हूँ? इस स्पेस को बोल रहा हूँ। मैग्नेटिक फील्ड में किसको बोल रहा हूँ? इस स्पेस को बोल रहा हूँ। समझ में आ रहा है? लेकिन कभी कभी किसी बुक में आपको इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, नाम सुनना, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, सिंपली अगर इलेक्ट्रिक की बात चल रही है तो इंटेंसिटी, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, या बहुत वर्स्ट केस में तो इवन इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसा भी वर्ड बोला गया, तो इन सब का मतलब एक ही है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, समझा? तो कभी कभी अगर आपको बोला जाए चाचा नेहरू, पंडित जवाहरलाल मोतीलाल नेहरू, पंडित नेहरू, भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर, तो इन सब का मतलब एक ही इंसान की बात कर रहे हैं, समझा? समझा? हाँ वही जो, हाँ हाँ, मतलब जस्ट सेम थिंग, होप यू अंडरस्टूड, समझा? तो ये अलग अलग वर्ड से कंफ्यूज होना नहीं है, ये सब ई की वैल्यू है। अब इसको आगे बढ़ाने के लिए मुझे तुम लोगों से और कुछ सवाल पूछने हैं, जो तुम मुझे फटाफट फटाफट आंसर दोगे। क्या तुम मुझे इस क्वांटिटी का यूनिट बता सकते हो फास्टली? यहाँ से बताना है। फोर्स किस में काउंट करते बच्चों? न्यूटन में। वेरी नाइस। चार्ज किस में काउंट करते? कूलम में। तो इसका यूनिट क्या हो गया? न्यूटन पर कूलम। समझ में आ रहा है? कौन मुझे इसका डायमेंशन भी बता देगा? ई के डायमेंशन बताओ। ओके, फोर्स का डायमेंशन क्या है? m⁻⁴, l⁻⁴, t⁻⁻², ये तो लर्न है तुम्हारे। नीचे चार्ज है, चार्ज यानी कि IT, आई का फॉर्मूला है ना, करंट डिवाइडेड बाय टाइम। तो चार्ज क्या होता है? चार्ज होता है IT में जाने के बाद बच्चे चार्ज हो जाते हैं, इसलिए। हम बताओ क्या है चार्ज का फॉर्मूला? IT। अभी तुम्हारा IT का लेक्चर होने के बाद कैसे तुम चार्ज होते हैं, वैसे ही। चलो, मेरे ख्याल से मेरे बाद IT का ही लेक्चर होता है तुम्हारा, नहीं मैथ्स के बाद IT होता है, ठीक है? बाप रे, 5 लेक्चर होते, बड़े खतरनाक बच्चे हो तुम। हफ्ते में 3 दिन तुम 5 लेक्चर, मतलब 12:30 बजे तक तुम्हारा क्लास है? क्या बात है, नाइस, वेरी नाइस। क्या बेटा, ब्रेक पर नहीं बेटा? वेरी नाइस, दैट्स नाइस। चलो, ये ऊपर लेके जाओ, सिंप्लीफाई करो, क्या मिलेगा? m⁻⁴, l⁻⁴, t नीचे ऑलरेडी एक बार है, ऊपर ऑलरेडी -2 टाइम है, नीचे का 1 ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, t हो जाएंगे -3 एंड I हो जाएगा। I को बेसिकली A लिखते हैं, एम्पियर, हाँ, तो हो जाएगा -1 एंड दिस इज योर डायमेंशन। डू यू अंडरस्टैंड द डायमेंशन? डू यू अंडरस्टैंड द यूनिट? श्योर, यूनिट समझा, डायमेंशन समझा, सबको सब कुछ समझा, पक्का, कोई डाउट नहीं है? अब हम बात करते हैं, मान लो ये चार्ज से Q, और इस चार्ज से Q0 इतनी दूरी पे मैंने एक चार्ज रख दिया,
कितना दूरी पे बच्चों, r0 पे, r डिस्टेंस पे q0 इतना चार्ज। कौन मुझे बताएगा इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड बताओ। चलो मुझे क्या है फॉर्मूला बच्चों, फोर्स डिवाइडेड बाय जो चार्ज लाया तुमने वो। लेकिन कौन मुझे इनके बीच का फोर्स ही बताएगा पहले तो। यस, क्या है फॉर्मूला, इफ इट इज इन एयर 4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू बोलो जो चार्ज है दोनों चार्ज का मल्टीप्लिकेशन q0 डिवाइडेड बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस। कुलम भैया ने आपको बताया ना इन दोनों के बीच में फोर्स होता है, कितना होता है, इतना ही होता है। q0 डिवाइड करने के लिए लेके जाओ, सो f डिवाइडेड बाय q0 इज इक्वल टू बोलो 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू कौन बचेगा q अपॉन r स्क्वायर। यहाँ आप आके खोल खोल के देख सकते हो, दिस इज फर्दर इक्वल टू e, तो ये आ गया e का दूसरा फार्मूला। तो e के दो फार्मूले क्या है, f डिवाइडेड बाय q0 टेस्ट चार्ज, या फिर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू q डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। वी आर टॉकिंग दिस अबाउट स्पेसिफिकली व्हेन दे आर इन वैक्यूम और इन एयर। कौन मुझे अपने दिमाग का पूरा इस्तेमाल करके ये बताएगा कि इफ दिस चार्ज इज केप्ट इन अ मीडिया व्हाट विल बी द वैल्यू। का बस एप्सिलॉन 0 की जगह पे क्या होता है बच्चों आपका 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 k इंटू क्यू डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। फर्क सिर्फ यहाँ पे क्या है, ये जो फोर्स था पहला ये भी एयर वाला था और यहाँ पे जो फोर्स है वो मीडिया वाला है, बस इतना ही तो फर्क है। चलेगा मेरे प्यारे बच्चों, कर लोगे, नाइस। अगर मैं तुमको ऐसा ही टाइम पास एक क्वेश्चन पूछूं, ऐसा ही टाइम पास क्वेश्चन पूछूं कि यहाँ पे मैं एफ एयर को, इस वैल्यू को एफ एयर को इस एफ मीडिया से डिवाइड कर लूँ, या फिर कॉमन सेंस से इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी व्हेन दे आर केप्ट इन अ मीडिया को इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी व्हेन दे आर केप्ट इन एयर से डिवाइड कर लूँ, तो वैल्यू कितना आएगा। कौन कैलकुलेशन करेगा मेरे को बताएगा कि वैल्यू कितना आता है। सांगा ना माला, बताओ ना प्लीज 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 बताओ। यस, दिस वैल्यू इज इक्वल टू के। तो आपका जो के का डेफिनेशन था एप्सिलॉन 0 अपॉन एप्सिलॉन, उसके अब बन चुके हैं तीन तीन फार्मूले, प्रोवाइडेड दैट ये जो दो फार्मूले ये हम लोग बात कर रहे हैं द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस इज और द पॉइंट इज सेम, जिस पॉइंट की तुम बात करते हो, बराबर है कि नहीं, एट सेम डिस्टेंस। दिस इज ओनली व्हेन एट सेम डिस्टेंस, ओके, नॉट यूनिवर्सल ट्रूथ। सेम सिस्टम को तुमने मीडिया में रखा, सेम सिस्टम को तुमने किसी फील्ड में रखा, चलेगा बच्चों, पक्का। अब मैं तुम्हारे लिए दे रहा हूँ कुछ तो छोटा मोटा सा काम। वो काम ये है बच्चों कि जो अभी मैंने तुमको एक्सप्लेन किया कॉन्सेप्ट वो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको मैं कल आने के बाद एक बार थोड़ा सा ऊपर से पढ़ लूँगा, लेकिन मैंने तुम्हें ऑलरेडी एक्सप्लेन करके रखा है, ठीक है। इसमें एक थोड़ा सा वेरिएबल वाला भी फॉर्मूला है, उसको भी अपन कल डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलो बाय बाय।